नमस्कार, मेरा नाम अनिल सक्रावाल और मेरे साथ आप फिजिक्स क्लासेस में मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय अनिल सक्रावाल पर जिन्होंने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि अधिकांश बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सके। अब हम इसमें शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना हमारे पास चैप्टर 3 चल रहा है हमारा सरल रेखा में गति, जिसमें गति की समीकरणें हम पढ़ रहे हैं। उनमें से 2 समीकरणें हम पढ़ चुके हैं पहले। अब तीसरी समीकरण की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन विधि से गति की तीसरी समीकरण, जो कि क्या है दिखाई दे रही है आपको, v² = u² + 2as। ये हमें पता है समीकरण ये है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके बतानी है कि प्रूफ करके दिखाना है समाकलन विधि से कि ये समीकरण जो रिजल्ट है वो यही रहेंगे। इसके लिए पहले 2 समीकरणों में हमने 2 डेफिनेशन यूज की थी। फर्स्ट जो इक्वेशन सोल्व की थी v = u + at, उसमें हमने इक्वेशन यूज की थी त्वरण की a = dv/dt। सेकेंड इक्वेशन सोल्व की थी हमने s = ut + ½ जिसमें हमने डेफिनेशन यूज की थी v = dx/dt के। अब हम नेक्स्ट सोल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखें, आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन के अंदर क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, v² = u² + 2as। यानी इक्वेशन में v u आने चाहिए और a भी आना चाहिए और s भी आना चाहिए। इसका मतलब s तो कहां से आता है, x से आता है, जो किस में आता है, v = dx/dt से। दूसरी बात अपने पास और क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसमें a भी आना चाहिए। तो a किस में आता है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, त्वरण की इक्वेशन में, डेफिनेशन में a = dv/dt। इसका मतलब हमें एक बात और, इसमें t नहीं है तो t नहीं आना चाहिए और दोनों में डिवाइडेड बाय dt आता है, इसलिए हमें इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि वहां से t को तो हम रिप्लेस कर दें और वैल्यू जो है वो बाकी u v और a और s की फॉर्म में आ जाए। इसके लिए देखिए हम वापस वही त्वरण की परिभाषा ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ। त्वरण की परिभाषा से a = dv/dt। अब कहें भाई इसी को सोल्व कर लें, तो इसी को सोल्व कर लेंगे तो गति की पहली समीकरण पे पहुंच जाएंगे, v = u + at पर। इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करते हैं। किसी भी इक्वेशन में किसी सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि dx से dx कैंसिल आउट हो रहा है तो वही इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन को लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है और हमें इसका तरीका ही चेंज करना है। हमें इसको किस फॉर्म में, वेग की फॉर्म में लेके आना है और s की फॉर्म में, यानी x भी चाहिए हमें, उस फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx/dt। ये क्या होगा, वेग हो गया। इसको ये लिख सकते हैं dx/dt और ये तो एक साथ आ गए, dv as it is डिवाइड में dx भी as it is। dx/dt वेग की परिभाषा से हमें पता है वेग होता है, तो a = क्या आ गया, v dv/dx। अब dx को क्या करें, अब इंटीग्रेशन फॉर्म है। अब देखो t हट गया, यहां से वेग आ गया, v के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो u से v लिमिट जाएगी तो u और v दोनों आ जाएंगे। a आएगा, x की जब लिमिट लेंगे तो 0 से s लेंगे तो वो s भी आ जाएगा इसके अंदर। इसलिए इसको अब समाकलन विधि के अंदर फॉर्म में चेंज करना है। इसको dx को इधर ले आए और फिर हम लिमिट हमें देखनी पड़ेगी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ से dx को इधर ले आए तो वैल्यू आ गई a dx = v dv। इसे उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट दे दें। अब हमारा महत्वपूर्ण कार्य शुरू होता है इसमें, और वो है लिमिट्स निकालना। लिमिट्स निकालने के लिए हमें ये दोनों साइड देखनी है, LHS में क्या वैल्यू है और RHS में क्या वैल्यू है, तो हमें देखना उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमने दोनों में किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में चेंज लिए थे, लेकिन यहाँ t नहीं है, यहाँ डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन हमें चाहिए। अब देखो यहाँ हमने डेफिनेशन किसकी लेकर चल रहे हैं हम, त्वरण की। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है ये,
दिस इज अ मूविंग कंडीशन ऑफ पार्टिकल और व्हीकल। कोई भी गाड़ी की बात कर लें या कण की बात करें तो वो गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। उस समय उसकी गतिशील अवस्था में जब उसका वेग देखते हैं तो इसका मतलब उसका वेग जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, गतिशील स्थिति है। लेकिन जब वेग देखते हैं उसका, स्पीड देखते हैं उसकी, तो उसमें देखने में टाइम टेंड्स टू जीरो होता है और जीरो समय में विस्थापन भी क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए वहां टाइम जो लगता है उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, टी टेंड्स टू जीरो। टी का मान लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसलिए वहां देखने में समय नहीं लगा है, न के बराबर लगा है, जिसको हम जीरो ले रहे हैं। इसका मतलब जीरो समय में विस्थापन भी क्या होता है, जीरो होता है। तो x का मान जब जीरो है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। जब x बराबर जीरो हो तो वेग क्या होगा, वेग होगा प्रारंभिक वेग u। और जब x बराबर बढ़ के कुछ भी हो जाता है, उस कुछ भी को हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। कुछ भी, कोई भी चेंज हो जाता है तो उसको s लिखेंगे। उस समय बाद में वेग कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, जो क्या है, अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। पिछली बार भी हमने की थी, पिछली क्लास में भी, उससे पिछली क्लास में भी, सभी में कॉमन बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। भी लिमिट्स कैसे निकालनी है ये समझना हमें पड़ेगा। अगर ये आप समझ लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, बस वो अप्लाई कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इसके अंदर। लेकिन लिमिट्स अगर आपने गड़बड़ कर दी तो इसके रिजल्ट हम सही प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके लिए भी आपको रट्टा लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, केवल आप समझ ले अच्छी तरह से कि हम सिचुएशन क्या लेकर चल रहे हैं और उस सिचुएशन में वैल्यूज कैसे अप्लाई की जाएंगी। तो जैसे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लेकर चल रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ मूविंग कंडीशन ऑफ पार्टिकल। मूविंग कंडीशन में गति हो रही है, इसका मतलब वहां वेग जीरो नहीं होगा। पहले भी कुछ ना कुछ वेग होगा जिसको हम प्रारंभिक वेग u लिख देंगे, बाद में भी कुछ ना कुछ वेग होगा जिसको हम v लिख देंगे। और इनिशियल और फाइनल स्थितियां जो है वो x में और t में लेते हैं, तो 0 से s जाती है और t में भी 0 से t जाती है फाइनल। अब इनके बीच में क्या करें, इनके बीच में हम समाकलन कर दे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम दोनों तरफ, a dx इज इक्वल टू v dv, v dv में u से v और a dx में a से 0 से s। तो अब वही इंटीग्रेशन का मेथड वही अपने पास कि v की पावर यहाँ क्या है, 1 है, dv है, तो v की पावर क्या करेंगे, n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है, प्लस 1 करेंगे अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसी तरह से a को तो हम बाहर लिख लेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, इसलिए a एज इट इज, और इसका आ जाएगा x 0 से s, इसका करेंगे तो क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u से v। जो कांस्टेंट आते हैं उनको ज्यादा बेटर रहेगा कि आप हमेशा बाहर ही लिख लें, और लिमिट जो है वो किसकी जगह पुट करनी है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह लिमिट पुट करनी है। इट मींस RHS में v की जगह पुट करनी है और LHS में x की जगह पुट करनी है। तो a एज इट इज, x की जगह पहले s रखेंगे -0, यहां से 1/2 को निकाल लो बाहर, और v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वेयर, माइनस v की जगह u रखेंगे तो u स्क्वेयर। ये क्या हो गया, as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, देन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वेयर प्लस 2as। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 3rd, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये इस तरह से फाइनल समीकरण आ गई इसकी। इस तरह हमने तीनों समीकरण सोल्व कर लिए हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। समाकलन विधि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है, इसलिए जरूर आप इसका ध्यान रखें किस तरह से इसको सोल्व करना है। तीनों समीकरणों को
प्रैक्टिस आप कर ले अच्छी तरह से। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो है कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम पूरा सिलेबस जो 11th का और 12th के भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी पहुंचाएं चैनल, ताकि वो भी कंटिन्यू रह सकें। 12th के वीडियोस काफ़ी बन चुके हैं, चैप्टर संख्या 10 चल रहा है और अपना चैप्टर संख्या 3 चल रहा है। इसको भी हम कंप्लीट पूरा सिलेबस जो है वो कंटिन्यूटी से करेंगे। इसके बाद में हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे कि किन स्थितियों में इक्वेशंस जो है वो कैसे यूज की जाती है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। उससे पहले कोई भी पार्टिकल अगर नीचे आता है तो उसके लिए क्या स्थितियां रहती है, ऊपर जाता है तो उसके लिए क्या स्थितियां रहती है, मैक्सिमम हाइट की क्या स्थितियां रहती है, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे आएंगे, फिर आगे बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रफ वर्क करें ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।